जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो में आप सीखोगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आखिर ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अभी तक आपने साथियों क्या क्या सीखा था कि आखिर कुछ प्रकाश का परावर्तन होता है, फिर आपने ये भी देखा था कि दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ये सब कुछ आपने सीखा। फिर रेखीय आवर्धन के बारे में आपने सीखा, फिर आपने ये देखा कि हम दर्पण की पहचान कैसे कर सकते हैं। ये सब कुछ सीखने के बाद आपके चैप्टर में आता है एक और टॉपिक जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। बहुत ही ज्यादा सिंपल है दोस्तों। आपको ये अगर आपने आज की वीडियो देख ली तो दोस्तों आप कभी भी, मैं वादा करता हूं आपसे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कभी नहीं भूलोगी, क्योंकि साथियों ये है ही इतना अपने आप में सिंपल, बहुत सिंपल है। इसीलिए साथियों आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। अब आपको एक चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल रखिए, क्योंकि तभी आप अच्छे से सीख सकते हो। क्या कह रहा है साथियों, अभी हमें सिर्फ डेफिनेशन पे फोकस करना है। डेफिनेशन बोल रही है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या साथियों, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। साथियों इससे समझिए, जब आपका कोई गोल एक होता है और अपने आप उस गोल से भटक जाती हो तो ये भी आपके लिए अपवर्तन हो गया। क्योंकि दोस्तों आप समझ लीजिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है, अपने एक गोल पर नहीं रहता है, विचलित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर साथियों आप अपने एक गोल पर नहीं रहोगे, आप भी 110% विचलित होगी। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी दोस्तों आपने ये समझ लिया कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर अपने मार्ग से विचलित हो रही है, और इसी घटना को आप क्या कह रहे हो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कह रहे हो। आप कहोगे चित्र बना के समझाओ, वो भी समझाऊंगा, चिंता मत करो। तो आपने यहाँ पे एक चीज देखी दोस्तों, जो कोई माध्यम होंगे, दो कोई माध्यम होंगे, यानी दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो माध्यम होना आवश्यक है। और आपने ये देखा कि ये जो दो माध्यम होंगे वो एक दूसरे से भिन्न होंगी। क्या, एक दूसरे से भिन्न होंगी, तभी तो आप समझ पाओगे, तभी तो आप डेफिनेशन को समझ सकते हो। तो दोस्तों मैं क्या करता हूं, देखिए मैं क्या करता हूं, आपके लिए दो माध्यम तैयार करता हूं। ये क्या किया साथियों, मैंने दो माध्यम को तैयार किया। जो साथियों नीचे वाला माध्यम है, ये इसको हम कोई माध्यम का नाम दे दे रहे हैं। ये मान लीजिए दोस्तों ये कांच का कोई माध्यम है। ये माध्यम कौन सा है दोस्तों, कांच का माध्यम है। ये क्या है साथियों, कोई कांच का एक माध्यम है, और इधर वायु का कोई माध्यम है, वायु। यानी ये आपके दो माध्यम होंगे। नीचे वाला जो माध्यम है साथियों वो आपका कांच वाला माध्यम है, और जो ऊपर वाला माध्यम है वो आपका कैसा माध्यम है, आपका वायु का माध्यम है। यानी दोस्तों अब आप क्या कर रहे हो, मतलब कि अपवर्तन को सीख रहे हो। अपवर्तन के लिए दो माध्यम होने जरूरी है, क्योंकि आपको देखोगे तो यहाँ पे लिखा है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी दो माध्यम। अब दोस्तों आप देखोगे, अब हमें कोई प्रकाश की किरण लेनी होगी जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, और हम देखेंगे क्या विचलित हो रही है या नहीं हो रही है। तो दोस्तों क्या कर रहे हैं हम, एक माध्यम से ये प्रकाश की किरण आ रही है, देखिए। अब दोस्तों ये प्रकाश की किरण जैसे ही वायु से कांच में जाएगी तो ये क्या होगी दोस्तों, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसको साथियों ऐसे ऐसे जाना चाहिए था, बिल्कुल सीधा इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन साथियों ये इस तरीके से नहीं जाती, ये अपने मार्ग से हो जाती है विचलित, क्योंकि दोस्तों इसने अपना गोल चेंज कर दिया। अगर आप भी अपना गोल चेंज करोगे तो विचलित तो हो गई। तो ये क्या करती है दोस्तों, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या होती है साथियों, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब हम फिर से इसी को सीखते हैं। क्या, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ये एक माध्यम हो गया, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखिए साथियों, इसको इधर जाना चाहिए था, थोड़े इधर झुक गई है, तो ये क्या हुआ, क्योंकि इसने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई है। तो दोस्तों यहाँ से आप सीख पा रहे हो कि जब कोई प्रकाश की किरण होगी वो अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आप बताइए कि साथियों आपको इस चीज को समझने में कोई प्रॉब्लम है कि अभी हम ये नहीं जानेंगे कि अवलंब की तरफ झुकेगी, अवलंब से दूर जाएगी। अभी हमने सिर्फ ये सीखा कि आखिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन है क्या। तो आपने बहुत अच्छे से सीखा है और समझ भी लिया है कि एक प्रकाश की किरण है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। तो दोस्तों होता है क्या है, जब वो अपने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं,
प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि दोस्तों अगर कोई प्रकाश की किरण है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो अपने मार्ग से विचलित हो रही है, इसी घटना को हम कह रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या? प्रकाश का अपवर्तन। अब दोस्तों मैं आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में दो फैक्ट बताऊं। अब मैं दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आपको दो फैक्ट बताऊं। वो दो फैक्ट क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्ट इधर बताएंगे, दूसरा फैक्ट इधर बताएंगे। देखिए पहला दोस्तों, इसमें बहुत अच्छी कंडीशन ये रहती है कि पहला फैक्ट क्या है दोस्तों, जब प्रकाश की किरण, अब पहले आप ये जान लीजिए कि साथियों माध्यम मतलब एक माध्यम होता है साथियों विरल, एक माध्यम होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। सघन माध्यम, एक माध्यम होता है विरल, एक माध्यम होता है सघन। ये दोस्तों पर्टिकुलर एक चीज पे नहीं कि हमने एक चीज कह दी जैसे पानी ये विरल ही रहेगा या हमेशा सघन ही रहेगा। ये दोस्तों एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं। विरल माध्यम और सघन माध्यम साथियों एक दूसरे के सापेक्ष हैं। आप पूछोगे सापेक्ष मतलब ये है दोस्तों, अगर जैसे हम कभी वायु और पानी की तुलना करें, वायु और पानी, तो आप ये बताइए किसके अणु सबसे पास होंगे। जब आपने परमाणु चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 9th में, तो आपने देखा कि जिसके अणु सबसे पास होंगे उसका घनत्व भी सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों आप ये बताइए वायु के अणु पास होंगे या पानी के? पानी के जो अणु होंगे वो ज्यादा पास में होंगे इस प्रकार से, लेकिन जो वायु के होंगे वो इस प्रकार से दूर दूर होंगे। तो दोस्तों अभी जो दूर दूर कण होंगे वो आपका हो गया विरल माध्यम। कौन सा माध्यम हो गया? विरल। और जिसके पास होते हैं वो कौन सा हो गया? सघन। अभी आपने किसकी तुलना की थी? वायु और पानी की। लेकिन अगर मैं कह दूं दोस्तों पानी और कांच, तो स्थिति बदल जाएगी। तो पानी क्या हो जाएगा? विरल, और कांच क्या हो जाएगा? सघन। यानी ये जो चीज चलती है वो एक दूसरे के सापेक्षी होती है। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा था कि दोस्तों आपने ये चीज सीख ली थी, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो रही है। इसी घटना को हम क्या कह रहे थे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपने ये तो आराम से सीख लिया, लेकिन मेन बात ये है कि मैं आपको बताने जा रहा था दो फैक्ट। वो दो फैक्ट क्या है वो देखिए। प्रकाश के अपवर्तन के दो फैक्ट क्या है वो मैं बताऊं आपको। देखिए दोस्तों पहला क्या होता है ये देखिए। फैक्ट फर्स्ट, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, क्या साथियों? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, सघन माध्यम में जाए। पहला फैक्ट क्या है दोस्तों? जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो उसके साथ क्या होगा? जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो उससे क्या होगा? तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, एक विरल माध्यम बनाते हैं और एक सघन माध्यम बनाते हैं। देखिए हमने क्या किया साथियों, ये क्या कर लिया, पहले हमने एक विरल माध्यम बना लिया। मान लीजिए यहाँ पर ये वायु है, यहाँ पे वायु मतलब एयर है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं एयर। और यहाँ पर जो हमारा माध्यम है वो अब की बार हम पानी मान लेते हैं। क्या दोस्तों? पानी। ये क्या है? पानी, वाटर। ये आपका क्या हुआ है? यहाँ पर पानी भरा हुआ है। और ये क्या है? आपकी एयर, यहाँ पर पानी, यहाँ पर वायु। तो दोस्तों ये वाला बताइए, ये वाला माध्यम कौन सा हो जाएगा? विरल माध्यम। कौन सा माध्यम हो जाएगा? विरल। और नीचे वाला जो आपका माध्यम हो जाएगा वो कौन सा होगा? सघन। अब देखिए पहला रूल क्या कह रहा है साथियों, ये कह रहा है कि हम क्या देखने जा रहे हैं, अगर कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण को भेज रहे हैं। देखिए ये प्रकाश की किरण आती है। अब दोस्तों बहुत ही अच्छा फैक्ट ये है, जब कोई प्रकाश की किरण, अब इसको अविलंब बोलते हैं, ये मत पूछना कि साथियों ये क्या होता है, अविलंब। ये क्या है? अविलंब। ये आपका क्या है? अविलंब। अब देखिए अब आप सीखोगे कि जब कोई प्रकाश की किरण वायु यानी विरल से सघन माध्यम में जाती है तो आपके पास एक माध्यम था वायु, एक माध्यम था पानी। पानी आपके लिए क्या हो गया? सघन माध्यम हो गया। और वायु क्या हो गया? विरल। अब दोस्तों विरल से एक प्रकाश की किरण आ रही है। देखिए क्या दोस्तों, विरल से एक प्रकाश की किरण आ रही है। आपने देखा हाँ कि कोई किरण है जो विरल माध्यम से आ रही है। तो दोस्तों जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की तरफ झुक जाती है।
क्या होता है साथियों, अवलंब की तरफ झुकेगी। आपने क्या देखा कि अगर कोई प्रकाश की किरण है आपके पास जो कहां से, विरल से सघन माध्यम में आती है, तो वह अवलंब की तरफ झुक जाती है। क्या होता है उसके साथ कि वो अवलंब की तरफ झुक जाएगी। जैसे आप इसको इधर जाना चाहिए था लेकिन ये अवलंब की तरफ आ गई, अवलंब की तरफ झुक गई। क्यों झुक गई? क्योंकि दोस्तों प्रकाश की जो किरण है वो कहां से आ रही है, विरल से सघन माध्यम में आ रही है। कहां से कहां आ रही है, विरल से सघन माध्यम में आ रही है। और आपको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बताइए बताइए बताइए। तो उसे हम कहेंगे कि ये जो प्रकाश की किरण अपवर्तन का घटना हुआ है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में हुआ है। अब आपने अच्छे से सीख लिया कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण होगी जो विरल से सघन माध्यम में जाएगी, कहां से, विरल से सघन माध्यम में जाएगी, तो वो अवलंब की तरह झुक जाएगी, अवलंब की तरफ झुक जाएगी। इस फैक्ट में कोई दोस्तों बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था जो आप समझ ना पाओ। तो आपने आई होप ये अच्छे से सीखा होगा। दूसरा क्या है दोस्तों, इसका उल्टा है जस्ट, वो भी आप सीखोगे। दूसरा जस्ट इसका उल्टा है। आई होप आपने कर लिया होगा। मैं इसको मिटा रहा हूं, साफ कर दे रहा हूं। अगर आपको कुछ लिखना हो तो नोट कर लेना, वैसे भी आपको मिल जाएगा कम्युनिटी टैब पर जाओगे तब। तो पहला फैक्ट दोस्तों आपका कंप्लीट हो गया। क्या? जब कोई प्रकाश की किरण कहां से, विरल से सघन माध्यम में जा रही थी तो आपने देखा, तो आपने देखा कि वह अवलंब की तरफ झुक रही है। अब हम क्या देखेंगे, दूसरा रूल, दूसरा फैक्ट क्या है। दूसरा फैक्ट ये है दोस्तों, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में जाए। दूसरा रूल क्या है साथियों आपका, कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तब उसके साथ क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, दो माध्यम तैयार कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे साथियों, जो पहला माध्यम होगा वो हमारा सघन होगा, दूसरा माध्यम क्या होगा, विरल। यानी अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहां पर ले लेते हैं आपकी बार पानी को। पानी कहां है आपका, यहां पर। ये जो ऊपर वाला माध्यम हो गया वो आपका पानी वाला हो गया। ये कौन सा माध्यम हो गया, वाटर। और आपने नीचे क्या ले लिए, एयर ले लीजिए, हवा। यानी ये कौन सा हो जाएगा, हवा वाला विरल माध्यम, विरल माध्यम। ये कौन सा माध्यम हो गया आपका, विरल माध्यम। और ये कौन सा हो जाएगा, पानी वाला सघन माध्यम, सघन माध्यम। अब आपका जो दूसरा फैक्ट है वो ये कहना चाह रहा है कि साथियों जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण को लेके आ रहे हैं। ये देखिए, ये प्रकाश की किरण आ रही है, कहां से आ रही है, सघन माध्यम से। अब दोस्तों अगर ये विरल माध्यम में जाएगी तो ये अवलंब से दूर हट जाती है। क्या, अवलंब से दूर हट जाती है। देखिए आप खुद देख पा रहे हो दोस्तों क्या हो रहा है हमारे पास। देखिए क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है। देखिए कि क्या सिस्टम चल रहा था। अगर कोई प्रकाश की किरण है, क्या दोस्तों, अगर कोई प्रकाश की किरण है जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, कहां से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, तो वह क्या होती है दोस्तों, अब कहां विचलित होकर कहां जाती है, अवलंब से दूर। ये रहा आपका अवलंब। तो देखिए दोस्तों अवलंब से कितना दूर पहुंच गई है। क्या दोस्तों, अवलंब से कितना दूर पहुंच गई है। अगर भाई हम विरल से सघन में ला रहे थे तो ये अवलंब की तरफ आ रही है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो दोस्तों ये पानी जो कि आपका सघन माध्यम था वायु के सापेक्ष, तो क्या हुआ, जब प्रकाश की किरण जाती है तो दोस्तों वो क्या करती है, अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, उसका अवलंब से दूर हट जाती है, अवलंब से दूर हट जाती है। तो आपने बहुत अच्छे से सीखा कि अभी तक आपने क्या क्या सीखा। आपने पहले सीखा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जिसमें आपने जाना कि अगर कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि डेफिनेशन अभी भी यहाँ पर लिखी हुई है। फिर आपने देखा इसके बारे में दो फैक्ट में पहला फैक्ट ये था साथियों कि आपने देखा अगर कोई प्रकाश की किरण है जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो वो क्या हो रही थी, अवलंब के पास आ रही थी। क्या हो रही थी, अवलंब के पास आ रही थी। वहीं आपने देखा दोस्तों दूसरी कंडीशन, अगर कोई प्रकाश की किरण है जो सघन से विरल में जा रही है तो वो क्या हो रही है, अवलंब से दूर जाएगी, अवलंब से दूर जाएगी। अगर विरल से सघन में जाएगी तो पास आएगी, सघन से विरल में जाएगी तो दूर हो जाएगी।
ये कॉन्सेप्ट था प्रकाश के अपवर्तन का। अब दोस्तों जिस प्रकार आपने सीखा था कि दोस्तों प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण चिकनी तथा पॉलिशदार सतह पे टकरा रही थी, उसी माध्यम में वापस लौट रही थी, इस घटना को आप कह रहे थे प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद आपने देखा था कि प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम थे, तो आप गैस लगाइए, इसके भी कुछ नियम होंगे। यानी दोस्तों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी कुछ नियम है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के भी कुछ नियम है। तो अब हम देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के भी अपवर्तन के 2 नियम होते हैं और परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट रहेगा कि अब हम जाने कि आखिर प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है वो क्या कहना चाहते हैं, और आप आसान शब्दों में सीखोगे। इसीलिए साथियों आप वीडियो को एंड तक जुड़े रहिएगा। तो अगर आपको ये चित्र कुछ बनाना हो तो बना लीजिए, क्योंकि अब हम साफ करने जा रहे हैं। आई होप आपने बना लिया होगा। तो चलो साफ करते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है। क्या? प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन। तब तक आप अपवर्तन की स्पेलिंग कमेंट में पिन कर दो। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ये आप सीखोगे कि आखिर प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसके 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। पहला नियम क्या है? अब देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए एक चित्र यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ छोटा सा, पर आप समझ लेना, क्योंकि आप नियम को समझने के लिए चित्र इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? देखिए ये क्या है? अविलंब। अविलंब, ये आपका अविलंब हो गया। और ये मान लीजिए कोई वायु माध्यम है, वायु का, और ये पानी का। तो यहां से प्रकाश की किरण आएगी और ऐसी और ऐसे अवलंब की तरफ झुक जाएगी। तो दोस्तों अब हम क्या पढ़ेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कुछ रूल हैं, जो हमें दोस्तों यहीं से, ये वाली आपकी किरण कौन सी है दोस्तों बताइए? ये वाली किरण है आपतित किरण। क्या दोस्तों? आपतित। इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण। ये कौन सी किरण होगी? आपतित किरण। और इसको बोलेंगे अपवर्तित। परावर्तित नहीं, अब ये अपवर्तित होगी। कौन सी? अपवर्तित। अपवर्तित। अपवर्तित किरण। अब आपके पास एक किरण है अपवर्तित किरण और आपके पास एक किरण है आपतित किरण, और ये है अविलंब। पहला रूल दोस्तों, आपने पहला रूल देखा था कि जब प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। सेम वही रूल यही है। क्या दोस्तों? आपतित किरण, आपतित, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। क्या साथियों? आपतित किरण, अपवर्तित किरण एंड अविलंब। इसको मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, ठीक है? अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर, तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखिए साथियों ये क्या कहना चाह रहा है, आपके प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम ये कहना चाह रहा है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अविलंब ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखिए ये आपकी आपतित किरण थी, ये अपवर्तित किरण थी, ये अविलंब। तो आप देख रहे हो ना, ये तीनों एक ही बिंदु पर हैं। तो इसका फर्स्ट रूल यही हो गया। सेकेंड रूल दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखना, क्योंकि इससे कुछ और भी कनेक्ट है। इसलिए सेकेंड रूल की बारी आ रही है अब, तो आप अपना कंसंट्रेशन की पावर और बढ़ा दीजिए, क्योंकि दोस्तों सेकेंड रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सेकेंड रूल ही बताता हूं। फर्स्ट रूल ये है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल पर होंगे। दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल क्या है? देखिए अब दोस्तों ये पता ही होगा, ये आपको बोलेंगे आपतन कोण आई और ये क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण आर। ये बताने की जरूरत थी मुझे, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया, उसके लिए सॉरी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। देखिए दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल पहले सुनिए दोस्तों, ये क्या कहता है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग की प्रकाश की किरण के लिए
आपतन कोण की जिया sin आई। जिया दोस्तों साइन, अगर हम जब पढ़ोगे त्रिकोणमिति के ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर पढ़ोगे तो साइन को हिंदी में जिया बोलते हैं। क्या? जिया। क्या बोलते हैं? जिया। तो दोस्तों ये सेकंड रूल क्या कहना चाहता है, वो ये है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, अब दोस्तों जब अपवर्तन है, पढ़ रहे हो आप क्या अपवर्तन, तो जाहिर सी बात है माध्यम दो ही होंगे। तो क्या कहना चाहता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग की प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण की जिया sin आई तथा अपवर्तन कोण की जिया sin आर का अनुपात नियतांक रहता है। इस रूल में बहुत कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान रूल है, आप समझोगे। पहले दोस्तों मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिखता हूं, क्या? किन्हीं दो माध्यमों के लिए। क्या दोस्तों? किन्हीं दो माध्यमों, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग की प्रकाश की किरण के लिए। क्या दोस्तों? किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग की प्रकाश की किरण के लिए, एक ही रंग की प्रकाश की किरण के लिए। अब देखो आपतन कोण की जिया sin आई, आपतन कोण की जिया sin आई ये वाली है, तो आप क्या लिख सकते हो? आपतन कोण की जिया sin आई, आपतन कोण की जिया sin आई, इसको कोष्टक में जिया लिख सकते हो क्योंकि हिंदी में इसको जिया ही कहते हैं, जिया sin आई, तो आप कोण आई लिख सकते हो। क्या दोस्तों? आपतन कोण की जिया sin आई तथा अपवर्तन कोण, हिंदी में ही लिख देता हूं, अपवर्तन कोण की जिया sin आर, या अपवर्तन कोण की जिया sin आर, अब की बार इधर लिख दे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, का अनुपात हमेशा नियतांक रहता है। अब दोस्तों इसको आसान शब्दों में बता दूं तो ये समझ लीजिए, आपतन कोण की जिया sin आई, यानी आप ऐसे समझ लीजिए जिया sin आई। क्या दोस्तों? ये हो गया आपतन कोण की जिया sin आई तथा अपवर्तन कोण की जिया sin आई का अनुपात, का अनुपात, अनुपात मतलब नीचे आ जाएगा, तो जिया sin आर का अनुपात हमेशा नियतांक रहता है। क्या? यानी कांस्टेंट रहता है। बस ये कहना चाह रहा है दोस्तों कि क्या किन्हीं दो माध्यमों के लिए, आप समझते हैं अच्छे से देखिए, ये कहना क्या चाह रहा है साथियों कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग की प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण की जिया sin आई ये रही, अपवर्तन कोण की जिया sin आर ये रही। अब बोल रहा है अनुपात, तो हमने अनुपात यानी इसको भाग दे दिया, यानी आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर का अनुपात हमेशा क्या रहता है? नियतांक। फिर से सुन लीजिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग की प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण की जिया sin आई तथा अपवर्तन कोण की जिया sin आर का अनुपात हमेशा क्या रहता है? नियतांक। क्या रहता है? नियतांक। और दोस्तों इसी नियतांक को हम कहते हैं स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। इसी नियतांक को क्या कहते हैं दोस्तों? हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी दोस्तों जो आप ये पढ़ रहे हो कि क्या पढ़ा, आपने दूसरा रूल देखा कि आपके पास क्या हो रहा है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, क्या? किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग की प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण की जिया sin आर तथा अपवर्तन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया sin आई तथा अपवर्तन कोण की जिया sin आर का जो अनुपात रहता है वो हमेशा नियतांक रहता है। और इसी नियम को, इसी रूल को, इसी बात को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। और दोस्तों ये जो डिपेंड है वो आवर्धन पर डिपेंड होता है, नहीं ये जो डिपेंड होता है वो होता है अपवर्तनांक पर डिपेंड। यानी दोस्तों अब इस टॉपिक के बाद अब आप ये सीखोगे कि आखिर अपवर्तनांक क्या होता है। क्या? अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अपवर्तनांक को अवश्य सीखें क्योंकि तभी आपको लेंस के टॉपिक समझ में आएंगे न्यूमेरिकल में। तो अब मैं दोस्तों आपने ये भी सीख लिया, फर्स्ट रूल क्या था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे थे। सेकंड रूल ये है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग की प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण की जिया sin आई तथा अपवर्तन कोण की जिया sin आर का अनुपात हमेशा नियतांक रहता है और इसी नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। अब हम सीखेंगे दोस्तों कि आखिर मैग्निफिकेशन यानी जिसे हम कहते हैं अपवर्तनांक क्या होता है, जो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों मैं इसको साफ कर रहा हूं, अब आप देखोगे इसके बाद कि अपवर्तनांक क्या है।
जो दोस्तों दो माध्यमों के सापेक्ष होता है, क्या? अपवर्तनांक। क्या साथियों? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक दोस्तों, ये जो आप सीखोगे कि अपवर्तनांक जो क्या होगा वो भी इसी चीज पे डिपेंड करेगा कि आखिर किस माध्यम के सापेक्ष नाप रहे हैं यानी देख रहे हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, रेखीय आवर्धन में और अपवर्तनांक में, जो कि बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं बच्चे। तो दोस्तों अपवर्तनांक में आप देखोगे, जिसे इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या? इंग्लिश में मैग्निफिकेशन। तो दोस्तों इसका मतलब ये कहना चाहता है कि वायु में प्रकाश की चाल तथा अन्य किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात जो रहता है वही अपवर्तनांक रहता है। क्या दोस्तों? ये कहना चाहता है कि अपवर्तनांक आप सीख रहे हो। तो दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट बात का ये ध्यान रखना होगा कि जो ये सिस्टम रहता है अपवर्तनांक, क्या? अपवर्तनांक, पहले मैं आपको बता दूं अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित, स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। क्या? अपवर्तनांक को कि स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए क्या ये कहता है कि किसी वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल तथा अन्य किसी माध्यम में की चाल को हम इसी को अपवर्तनांक कहते हैं। क्या दोस्तों? अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब कि इसका ये कहना चाह रहा है कि दोस्तों पहले तो आप ये देखोगे कि ये कह रहा है कि अगर कोई चीज वायु में है तो उसकी मतलब जो दोस्तों इस अपवर्तनांक आप इस चैप्टर में पढ़ोगे वो हमेशा वायु में जो प्रकाश की चाल होगी उसी के सापेक्ष निकालोगे। क्या दोस्तों? जो वायु में प्रकाश की चाल होगी उसी के सापेक्ष निकालोगे। जैसे मान लीजिए मैं ये कह दूं दोस्तों वायु में प्रकाश की चाल 10 है, वायु में अभी ये होती नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि दोस्तों मान लीजिए वायु में प्रकाश की चाल 10 है। क्या? 10 मीटर प्रति सेकंड लिख दीजिए। तथा दूसरा माध्यम मैंने पानी ले लिया। अब पानी में 5 है, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों अपवर्तनांक क्या होगा? 10/5 कर दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2/1 क्या हो गया? अपवर्तनांक। यानी साथियों इसका मतलब ये है कि क्या अब आप इस चीज को कैसे कह सकते हो? देखो वायु में प्रकाश की चाल तथा अन्य किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। क्या? वायु में प्रकाश की चाल के सापेक्ष अन्य किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को आप अपवर्तनांक कहते हैं। क्या दोस्तों? अपवर्तनांक। तो दोस्तों इसे लिखते कैसे हैं? अब आप क्या देख रहे हो? वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल को आप अपवर्तनांक में लिखते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अपवर्तनांक को किसमें प्रदर्शित करते हैं? n से। तो पहले आपने क्या लिखा? वायु का a लिख लीजिए, जो इंग्लिश अक्षर होता है a लिख लिया। अब दोस्तों मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं, ये a लिख लिया, ठीक है। अब आपको इसको प्रदर्शित कैसे करोगे? तो आपको इसके ऊपर n लगा देना होगा, यानी अपवर्तनांक का साइन लग गया। और पानी की इंग्लिश क्या होती है? वाटर। क्या? वाटर। तो ये क्या हो गया? वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। ठीक। दूसरी चीज अगर मैं ले लूं दोस्तों गिलास, यानी अब की बार मैं लूंगा हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो एयर हो जाएगा। क्या दोस्तों? एयर। और एयर का क्या हो जाएगा? एन क्या होता है? एन स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं अपवर्तनांक को। तो कांच यानी गिलास, कांच को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गिलास। तो ये हो गया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब मैं कहूं पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो आप कहोगे WNC, यानी ये एन ऊपर लगेगा जो कि अपवर्तनांक का क्या होता है? साइन होता है। क्या दोस्तों? अपवर्तनांक का साइन होता है। दोस्तों आपको क्या करना होगा? बुक से देख लेना कि कुछ ऐसे प्रमुख माध्यम है जिनके अपवर्तनांक आपको याद होने चाहिए। हो सकता है दोस्तों एमसीक्यूज की फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए दोस्तों आप अपनी बुक से उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा करोगे तो आपके लिए बेटर है। तो आप उन सबको देख लेना कि ऐसे कुछ माध्यम होते हैं जिनका अपवर्तनांक होता है, तो आप उनको देखना कि इनका अपवर्तनांक कैसे होता है। जैसे मैं दोस्तों वायु की बात करूं तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.003। ये वायु का अपवर्तनांक होता है। किसका? वायु का। अगर मैं आपको बताऊं कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है तो 1.003 होता है। अगर वही मैं बात करूं साथियों की कुछ क्या जल का, ये मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, फिर मैं आपको दोस्तों 1-2 की लिखवा दूंगा, फिर मैं आपसे 1-2 की लिखवा देता हूं। तो पहले मैंने बताया दोस्तों कि आपके पास वायु का अपवर्तनांक है। क्या? वायु का अपवर्तनांक कितना है? 1.003, 5303।
ये आपको याद रखना होगा। वायु का तो दोस्तों 100% याद रखना, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता, सॉरी कॉम्पिटेटिव की बात पूछा ही जा सकता है, हो सकता है इसमें भी पूछ लिया जाए, मतलब बोर्ड एग्जाम में। अब मैं बात करूं जल का, तो इसका होता है लगभग दोस्तों 8.33। तो दोस्तों आपको अपनी बुक में ये मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखाने का कोई तात्पर्य नहीं है, आप कर सकते हो अगर आप पढ़ने वाले हो तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊं क्या सीखोगे। आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे आखिर ये लेंस क्या होता है, फिर आप देखोगे लेंस की कैसे पहचान हो रही है, लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बन रहे हैं। जैसे आपने दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीखा, ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में आप सीखोगे कि लेंस पर प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो दोस्तों आई होप मुझे कि आज का वीडियो जो आपको मैंने बताया वो समझ में आया होगा और काफी ज्यादा आपकी सहायता की होगी। तो दोस्तों आप इसी तरीके से पढ़िए और हंसिए और हंसाते रहिए। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।